रिकॉर्डिंग। So, formally welcoming you to लाल किताब मेन कोर्स। लाल किताब एक बहुत ही डिविनेशन बेस्ड सब्जेक्ट है और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही अंग है। बहुत बड़ा एक मिथ है मार्केट के अंदर कि लाल किताब का वैदिक से कोई लेना देना नहीं है। तो लाल किताब एक कंप्लीट वैदिक ग्रंथ का ही पार्ट है। बट इसके हर चीज की एक ग्रामर होती है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होती है। वैसे ही इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। कुछ चीजें बिल्कुल सिमिलर हैं वैदिक की तरह, और कुछ चीजों में बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। तो हम्म। अगर आपको किसी को क्या होता है, जैसे शशिकांत ने हमसे वैदिक पढ़ा हुआ, तो उसको उनको उनको थोड़ी देर के लिए अपने वैदिक के रूल्स को भूलना पड़ेगा। और उसको लाल अगर हम लाल किताब पढ़ें तो लाल किताब के रूल्स को ही लगाएंगे, लाल किताब के नजरिए से। दोनों की अप्रोच से जब हम उनके रूल्स को यूज करते हैं तो रिजल्ट वही निकलेगा। रिजल्ट में चेंज नहीं आता, अप्रोच में अच्छा। चेंज आता है। अप्रोच एट लुकिंग एट ए थिंग। नहीं, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ ये पहला। Yeah. दूसरी चीज, मैं बिफोर आई स्टार्ट द क्लास आई वांट टू कम अप एट एन कंसेंसस। मैं ये मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को कोर्स करना चाह रहा हूँ, 3 दिन। कोई ऐसा कॉमन टाइम निकल सकता है आप लोगों के लिए? बिकॉज आप काफी लेट जाग रहे हो, 1 बजे के आसपास मेरे ख्याल से। करेक्ट? मैं वही पूछने वाला था। हाँ, तो क्या हम एक ऑल्टरनेटिव टाइम ऐसा निकाल सकते हैं तीनों जने मिलकर, जिसमें हम्म। आपको भी कन्वीनियंट हो, श्रीकांत को भी कन्वीनियंट हो, और मुझे भी इजी हो हम्म। जाए, तो और आपका जो पर्पस है वो भी अचीव हो जाए। आपके हाँ, और आपके और कनाडा के टाइमिंग में कितना फर्क होगा, अजय जी? आई थिंक 12 to 14 आवर्स होगा। श्रीकांत जी, आपका टाइम हो रहा, मुझे रात 1 बजा है अभी, लाइक 1 AM। तो आप रात के एक हाँ। बज रहे हैं? ओहो। हाँ, रात 1 बज रहा है। अभी मैं सो के उठा, 10 बजे सो का, फिर अभी उठा है। हाँ हाँ, क्योंकि वो रोज डेली बेसिस पे। मेरे बजे तक यहाँ चल। मेरे मेरे यहाँ मॉर्निंग के 8 बजे हूँ। आपके 8 बजे? अच्छा मेरे अच्छा। यहाँ पे इस समय 7:30 के आसपास टाइम हुआ है, ठीक है। बड़े तो शांत हो अगर गया। हम इस ऑफिस सेवन क्लास को, थर्टी अगर मैं इसको 4 बजे के आसपास ले जाऊं, मंडे को मेरे चार लिए बजे तो क्या हाँ, चार श्रीकांत बजे 10 बजेगा रात को। और आपको श्रीकांत जी, मेरा तो सर 4:30 मॉर्निंग का होगा। तो पॉसिबल है? आप तो वैसे ही, बॉस। बिकॉज श्रीकांत इज ए प्रीस्ट, उनको टेम्पल जाना अच्छा, होता है। तो उठ जाएंगे 4-5 बजे। 5 बजे उठने के 4 बजे उठते ब्रह्म मुहूर्त और भी अच्छे हैं आपके लिए। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, सी चार काम 4:30 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको आधा हाँ, घंटा 1 घंटे से फर्क पड़ता है तो 5 to 6:30 का भी क्लास हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इंडिया का 5। इंडिया का 5, ओके, शाम का इंडिया का 5, 5, ठीक है। शाम का 5 बजे का ठीक है। टाइम, सुबह का आपका वहां पे जो भी टाइम होगा। हाँ, ठीक है। मेरा 10:30 बजेगा रात को। हाँ तो ठीक है, आई थिंक दैट इज ओके। इंस्टेड ऑफ दैट्स वेकिंग ओके। अप एट 1 o'clock, या स्लीपिंग एट 12:30 इज बेटर, बिकॉज दैट इज एक लंबी स्लीप तो मिलेगी। हाँ हाँ, वो ठीक है फिर, वो दैट इज ओके, तो ठीक है, दैट्स गुड। लेट अस फाइनलाइज 5 o'clock, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ओके, दैट्स इट, मान लीजिए 3 दिन, 3 दिन ठीक है, ठीक है। परफेक्ट, डन। हाँ, चलो एक चैप्टर क्लोज हो गया। एक मेरी जो वरी थी आप दोनों को लेके कि टाइमिंग हाँ, कैसे मेरे भी कराऊंगा, वही था। हाँ वो मैच कर गया। हाँ, मैच। ठीक है, सर कैंसिल। डेज चेंज हो सकते हैं? अभी वनडे मैं बताता हूँ वनडे। अगर वेंसडे थर्सडे फ्राइडे कर दो। नहीं, फ्राइडे एक्चुअली क्या है, थर्सडे फ्राइडे मेरी 9 बजे की क्लास ऑलरेडी है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरी 9 बजे की क्लास है। आप मुझे बोलोगे कि मैं संडे मंडे वेडनेसडे, संडे मंडे ट्यूसडे कर लो, मुझे वो भी चलेगा। मैं वेडनेसडे छोड़ सकता हूँ। आप संडे मंडे मंडे वेडनेसडे बोलोगे, मैं वो भी कर सकता हूँ। मंडे वेंसडे। संडे मंडे वेडनेसडे। आज जो ऐसे संडे है आपके लिए। हाँ, मेरे लिए संडे है, इनके लिए सैटरडे होगा। हाँ, मेरे लिए मंडे है। हाँ, ऐसा हो जाए इन डिफरेंट डेज। हम आगे पीछे चल रहे हैं एक दूसरे के। हम्म। मेरे लिए भी संडे मॉर्निंग है। आपका इवनिंग है, मेरा मॉर्निंग है। हाँ, तो संडे संडे, मॉर्निंग। मैं वही कह रहा हूँ कि संडे मंडे और वेडनेसडे कर लेते हैं, ट्यूसडे का गैप दे देते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे लगातार कर लो। हाँ, संडे चलो ऐसा। लगातार है तो याद रहेगा। लगातार से संडे। क्या कंटिन्यूटी बनी रहती है, आदि सही फिर बात आपको है। प्रैक्टिस करने का समय मिलेगा। यस। संडे मंडे ट्यूसडे।
क्या कहते हो श्रीकांत जी? मेरा संडे मंडे ट्यूसडे, आपका सैटरडे संडे ट्यूसडे मंडे हो गया। नहीं सर, मेरा भी संडे मंडे ट्यूसडे ही संडे। होगा। अच्छा अच्छा, हाँ, संडे ओके सुबह होगा। ओके ओके ओके। मेरा मेरा भी जो आपका हाँ डे मतलब है वो आपका दिन संडे हो गया, होगा। मेरी शाम हो गई, एक ही बात है। हाँ। ठीक तो है सर, क्या, करके देखते हैं कोई। नहीं अब क्या फाइनल किया हमने, संडे मंडे ट्यूसडे या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे? दोनों में से जो मर्जी कर दो सर। जो मर्जी कर, तो ठीक है फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कर लेते हैं। मेरे को भी संडे फैमिली टाइम मिल जाएगा थोड़ा। सही बात है। ठीक है, चलिए। तो एक ये चैप्टर हमने क्लोज कर लिया आज। आ, आ, आज की जो जर्नी है, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे एंड वी विल स्लोली गेयर अप इनटू द स्पीड। मुझे पहले ये जानना है कि अजय जी, आपका एस्ट्रोलॉजी को लेके कुछ पीछे बैकग्राउंड है या बिल्कुल नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, अच्छा, ठीक है, ओके। श्रीकांत, आई नो ही इज डन कोर्स फ्रॉम मी, उन्होंने तो डिटेल कोर्स किया है, तो ही नोज एस्ट्रोलॉजी टू सम एक्सटेंट। चलिए, तो ओके, हमारे जो ये कोर्स है, हमने कोशिश करी है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की तरह बनाएं आए, जिसमें हम तीनों एस्पेक्ट्स ऑफ लाल किताब एक ही जगह पे लेकर आए हैं। ठीक है, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग जब भी लिखो, इसको रेड पेन से लिखिएगा, रेड पेन और येलो पेपर यूज करिएगा। इसके पीछे एक अच्छा। साइंस है, उसके पीछे एक साइंस है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ सम लाल किताब रूल, ऐसा कोई मिथ नहीं है, लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है कि येलो पेपर विद रेड पेन इंक्रीजेज योर मेमोरी, आपकी मेमोरी शार्प कर देता है। अच्छा। ठीक है, तो आप ये करिएगा, ये क्रोमेटिक साइंस से रिलेटेड। और लाल किताब मंगल को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मानती है। ठीक है, लाल किताब में नाइन्थ हाउस या जो है, वहां से हम कुंडली का स्टार्ट करते हैं, नाइन्थ हाउस से। जैसे ओम श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का नाम ले लेते हैं 3 बार। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दूं। वी आर बेसिकली एन 10 ईयर और ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग कंसल्टेशंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, क्रिस्टल रीडिंग, सिग्नेचर एनालिसिस और स्कैनिंग में करते हैं, और यही सब्जेक्ट्स हम टीच भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे कुछ अलाइड रेमेडियल प्रोग्राम्स हैं जो अलग अलग लेवल पे हमने क्रिएट करे हुए हैं, छोटे स्मॉल शॉर्ट प्रोग्राम्स एंड लार्ज बिग प्रोग्राम्स। हम तो आप उनको भी फ्यूचर में रेफर कर सकते हो अपने लिए। वास्तु में हम कंप्लीट वास्तु कराते हैं, मॉडर्न 45 देवता, एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरोलॉजी में भी लोशो ग्रिड, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, मोबाइल यंत्रा न्यूमरोलॉजी, ये सब हम कराते हैं। एस्ट्रोलॉजी में वैदिक केपी, लाल किताब, मैरिज एस्ट्रोलॉजी, जेमस्टोन रुद्राक्ष, ये कवर करते हैं। टैरो के अंदर हम कंप्लीट टैरो कोर्स देते हैं, इंक्लूडिंग न्यूमरो टैरो विद न्यूमरोलॉजी, टैरो विद एस्ट्रोलॉजी, टैरो विद नक्षत्रास, टैरो विद क्रिस्टल्स एंड चक्रास। ठीक है, सिग्नेचर एनालिसिस कंप्लीट विद हैंडराइटिंग एनालिसिस भी कराते हैं हम लोग। ओ, एंड ऑरा स्कैनिंग के अंदर हाउ टू चेक एन ऑरा, व्हाट आर द वेज टू चेक, हाउ यू कैन थ्रू चेक डायग्नोसिस ऑफ एन ऑरा ऑफ अ पर्सन, हाउ यू कैन कम टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम एरियाज, और आप उसको सोल्यूशन कैसे दे सकते हो। ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल कोर्स है, जो जो भी लोग हीलिंग के अंदर है उनके लिए बहुत अच्छा है ये, हीलिंग इंडस्ट्री के अंदर। मैंने सर आपको मैंने भेजा था, मेरा ऑरा स्कैनिंग भी था। हम्म, मैं फोटो हाँ, रिसेंटली लिया, लास्ट मंथ हम्म। शायद। मुझे देखते हैं उसको भी, हीलिंग का कैसा है, मे बी आई लर्न दैट वन। ओके ओके। क्या? ओके, राइट। So we are an ISO certified organization and we are also MSME registered. Okay. I have 22 years of management experience, almost now 10 years of experience in spiritual modalities. I've been a part of a research group. I'm also a motivational speaker and a mind counselor by profession. And so this is something about me and my background.
आई एम बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। एंड सबसे पहले समझने की जरूरत क्या है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि लोग लाल किताब जब पढ़ाते हैं सीधा लाल किताब शुरू करते हैं, ज्योतिष के बारे में बात नहीं करता कोई भी। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी एक स्टडी है कोरिलेशन की बिटवीन पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। जो हमारे स्काई में, यूनिवर्स में नक्षत्र और ग्रह घूम रहे हैं, उनकी पोजीशन का एक स्काई मैप है ये। ज्योतिष इसका स्टडी करने का तरीका है। अब अजय जी मेलबर्न में बैठे हैं, तो उनके लिए नॉर्थ डायरेक्शन एक एक्स तरीके से नजर आएगी, या ईस्ट डायरेक्शन एक पर्टिकुलर एंगल पे नजर आएगी। वही व्यक्ति, यही अजय जी अगर दिल्ली आ जाएंगे, तो इनके लिए ईस्ट और नॉर्थ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बदल जाएगा। उसकी वजह से एक ही समय पे जन्म हुए हुए डिफरेंट लोगों का डिफरेंट प्लेसेस पे अलग तरीके का मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। दूसरी चीज, ये हमारे, जब हम मुंडेन कंट्री लेवल पे बात करते हैं, तो प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून जैसे प्लैनेट्स को भी इंक्लूड किया जाता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। बट इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या लाल किताब में यूरेनस, नेपच्यून या प्लूटो, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज इनका जो रोटेशन साइकिल है वो काफी बड़ा है। एक जो यूरेनस है वो 84 ईयर्स का साइकिल है, यानी 84 ईयर के साइकिल में वो कंप्लीट जोडियाक का साइकिल करता है। तो आदमी की एक उम्र पूरी हो जाती है। अच्छा। तो इसलिए उसका इम्पैक्ट स्टडी करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारे मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं एस्ट्रोलॉजी के। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारे पास 12 ग्रह, 12 हाउसेस, 12 साइन, 9 प्लैनेट्स और 27 नक्षत्रास हैं एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये हमारे कंपोनेंट्स हैं जिनके वेरियस परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे किसी भी कुंडली का एनालिसिस किया जाता है, या उसके कुंडली के चैलेंजेस, प्रोमिसेस और आउटकम्स निकाले जाते हैं किसी भी इवेंट के, कि कोई भी इवेंट होगा, नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, और क्या वो फ्रूटफुल रिजल्ट देगा या नहीं देगा। एक आदमी कहता नहीं मेरी शादी होगी, हाँ सर शादी होगी, लेकिन शादी कैसी रहेगी ये एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है। मुझे क्या बच्चे होंगे, हाँ जी होंगे, क्या वो मेरी इज्जत करेंगे, ये एक अलग क्वेश्चन है। क्या वो पढ़ पाएंगे, ये एक अलग क्वेश्चन है। उनका करियर कैसा रहेगा, ये एक अलग क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन 4 कंपोनेंट्स को ट्रीट करती है, और इसके अंदर फर्दर आगे डिविजनल चार्ट्स होते हैं और दूसरे इनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। क्योंकि ये लाल किताब का कोर्स है, तो मैं वैदिक के ऊपर ज्यादा जोर अभी नहीं दूंगा। हमारे कुंडली के 4 तरह के चार्ट्स हैं, 4 तरह से कुंडली ड्रॉ करी जाती है। ठीक है। तो पहला हम बात कर लेते हैं, ये जो कुंडली है इसको बोला जाता है डायमंड कुंडली, या इसको बोला जाता है नॉर्थ इंडियन कुंडली, नॉर्थ इंडियन कुंडली। इसको वैदिक भाषा में शुक्र चक्र भी बोलते हैं, शुक्र चक्र। ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट क्या है, यहाँ घर, हाउसेस एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यानी 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8, 9 और 10। तो प्लैनेट्स और राशियां कैसे घूम रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। पॉइंट समझ में आया? ये कुंडली क्या है, ये है साउथ इंडियन कुंडली। ये कुंडली में ये पहला घर है, और यहाँ क्लॉकवाइज मूवमेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। प्लैनेट्स और राशियों की मूवमेंट ऐसे हो रही है। इस कुंडली में जो राइजिंग साइन है वो आपका लगन है, लेकिन इस कुंडली में राइजिंग साइन को वहीं लिखा गया जिस हाउस में वो पड़ता है, और वहां पे लिख दिया असेंडेंट, ये लिखा एएस,
असेंडेंट, और यहाँ पे भी लिखा है एएस असेंडेंट। तो नॉर्थ इंडियन कुंडली में असेंडेंट को कहाँ लिखा गया? पहले घर में, फर्स्ट हाउस में। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? असेंडेंट मीन्स वहां से शुरू असेंडेंट होने मीन्स जहाँ। लगन, जब आपका जन्म हो रहा था तो जो हाँ। साइन ईस्टर्न डायरेक्शन से राइज कर रहा था वो आपका क्या बन गया? असेंडेंट, लगन, हम्म। आपका बर्थ साइन। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? असेंडेंट। ठीक है, असेंडेंट इज इक्वल टू लगन, लगन इज इक्वल टू बर्थ साइन। जो साइन और इस साइन का जो लॉर्ड होगा, जो मालिक होगा, उसको बोलेंगे बर्थ साइन लॉर्ड या लगन लॉर्ड। आप बहुत जगह पे लिखा हुआ देखोगे, लगन लॉर्ड इज जुपिटर, लगन लॉर्ड इज मरकरी, बर्थ साइन इज राशि। साइन को क्या बोला जाता है हिंदी में? राशि, RASI, राशि। कि आपकी राशि कौन, आपका आपकी जन्म राशि क्या है? तो आदमी बोलता है मेरी जन्म राशि मिथुन है। मिथुन मीन्स वहां पे नंबर 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे जन्म राशि क्या लिखी हुई है? नंबर 10। तो यहाँ की जन्म राशि क्या होगी? कैप्रिकॉन। और इसका मालिक कौन हो गया? लगन लॉर्ड कौन हो गया? सैटर्न। ठीक है, यहाँ पे भी सैटर्न साइन लिखा हुआ है। अगर मैं इसको, जो मैंने लिखा है पेन से, ये देखिए। सर ये दोबारा बताइए। सो ये जो 10 लगन है। 10 नंबर साइन, जो भी साइन ईस्टर्न डायरेक्शन में, ईस्टर्न मोस्ट डायरेक्शन में राइज कर रहा होता है एट योर टाइम ऑफ बर्थ, वो बन जाता है आपका लगन साइन, लग्न राशि। और उसका जो स्वामी है, उसका जो लॉर्ड है, वो बन जाता है लगन लॉर्ड। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? ये वैदिक के अंदर रूल है। अभी हम वैदिक अच्छा। नहीं पढ़ रहे, लेकिन मैं आपको बेसिक चीजें, टूल्स। चार्ट कोई भी आपके सामने आ रहा है तो आप घबराएं ना। अरे सर ने तो ऐसे बताया था, ये तो कोई और नाम लिखा हुआ है, अब मैं इसको डिकोड कैसे करूं? तो ये बेसिक बेसिक है, मतलब फाउंडेशन बता रहा हूं मैं आपको, ABCD ऑफ। मतलब किसी भी आदमी को जी। एस्ट्रोलॉजी आती है तो उसको लगन का साइन और लगन की राशि पढ़ना आता है। हम ये चार्ट फॉलो करेंगे, हम इस चार्ट को फॉलो करेंगे, इस चार्ट के बेसिस पे पढ़ेंगे। ये हमारा ईस्ट इंडिया का चार्ट है। हम्म। दिस चार्ट इज ऑफ ईस्ट इंडिया। ये ईस्ट इंडिया में इस तरीके से कुंडली बनाई जाती है। यहाँ पे भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, मगर यहाँ पे 10 नंबर साइन में असेंडेंट लिखा हुआ है और सेंटर में बर्थ डिटेल्स लिखी जाती है। ये सेंटर की हम्म। जगह जो खाली छोड़ी गई है, यहाँ पे बर्थ डिटेल्स, यानी कि डेट ऑफ बर्थ प्लस टाइम ऑफ बर्थ और पर्सन का नाम, वो आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, हम्म। ये सर्कुलर चार्ट है, इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में फॉलो किया जाता है। आपको अलग अलग तरह के चार्ट्स पता होने चाहिए कि वो क्या होते हैं। हाँ। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेकन्स के हिसाब से होता है, फर्स्ट डेकन, सेकंड डेकन। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 10 नंबर साइन के अंदर असेंडेंट लिखा हुआ है। सेम आदमी का चार्ट है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उसको रिफ्लेक्ट किया है, लेकिन हमें इसको फॉलो करना है, नॉर्थ इंडियन चार्ट को। ठीक है, इसको हम फॉलो करेंगे। इसको हॉरोस्कोप भी बोला जाता है, इसको टेवा भी बोला जाता है, टेवा। इसको कुंडली देवा। भी बोला जाता है, इसको जन्म हम्म। पत्री भी बोला जाता है। ये सारे वर्ड्स एक ही चीज बोल रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन या सवाल या कोई कंफ्यूजन? ठीक। चलिए, लाल किताब क्या है? व्हाट इज लाल किताब? लाल किताब का जो ओरिजिन है वो एक्चुअल में अननोन है। इसे वरुण संहिता, इसे वरुण संहिता से भी जोड़ा गया। कि लाल किताब को ऐसा कहा गया कि ये वरुण संहिता नाम की एक ओल्ड वैदिक, एक गोल्ड ग्रंथ है, जिसके बेसिस पे लाल किताब का बेस बना या फाउंडेशन तय हुई। जो नोन पर्सनैलिटी जिनको सबसे ज्यादा जोड़ा गया लाल किताब के साथ, जिन्होंने लाल किताब को एक्चुअल में डॉक्यूमेंट किया, या जिनका डॉक्यूमेंटेड डिटेल्स आज सबसे ज्यादा प्रिवलेंट है, वो है पंडित रूपचंद जोशी, जो कि परवाल विलेज के अंदर जालंधर में रहने वाले थे। और उन्होंने 1939 से लेकर 1952 तक के
5 वॉल्यूम में इस किताब को लिखा, 5 वॉल्यूम्स के अंदर। और उस समय उर्दू और पंजाबी चलती थी, तो ये किताब जो है वो उर्दू और पंजाबी के मिक्स में लिखी गई इसमें। और इसको पोएट्री के फॉर्म में लिखा गया, इसको लिखा गया पोएट्री के फॉर्म में, मुहावरों के फॉर्म में। ठीक है। हर लाइन का अंदर मल्टीपल डिकोडिंग मीनिंग्स है, जिसको आम आदमी की भाषा में बहुत सारे ऑथर्स ने अपने अपने तरीके से डिकोड किया। ठीक है। हमने कोशिश करी है कि इस कोर्स में हम उसको डिकोडेड वर्जन को आपके सामने पढ़ा सकें, क्योंकि आपको हम में से किसी को भी उस लेवल पे डेप्थ की उर्दू और पंजाबी नहीं आती, तो हम एक आम आदमी इसको यूज कर सके, उसके लिए हमारा ये कोशिश है। लाल किताब की पहली किताब लिखी गई थी लाल किताब के फरमान, 1939 में। ये 343 पेज की किताब है। लाल किताब के अरमान, ये इल्म समुद्रिक के लाल किताब के अरमान, ये लिखा गया 1940 के अंदर। 280 पेजेस की ये किताब है। एक गुटका लिखा गया करके, इल्म समुद्र के लाल किताब, ये इसी के अंदर इम्प्रोवाइजेशन करी 1941 के अंदर। फिर इस लाल किताब के अंदर और चैप्टर्स ऐड करे गए और लिखा गया लाल किताब के फरमान। ठीक है। 1942 के अंदर फिर लिखी गई 384 पेज की किताब। फाइनल किताब जो लास्ट लिखी गई वो है 1952 की इल्म मुद्रिक 1173 के अंदर। लाल किताब की यूनिकनेस इन एस्ट्रोलॉजी ऐसी है कि ये फर्स्ट टाइम ये बुक जो है वो प्लानिटरी पोजीशंस इन वन हॉरोस्कोप ऑल्सो रिफ्लेक्ट द लाइंस इन द पाम, इसको पामिस्ट्री से भी जोड़ा गया कि हमारी हाथ में जो रेखाएं हैं और जो हमारा चार्ट है उसमें भी आपस में एक संबंध है। तो आप लाल किताब की, बहुत से लोग जो पुराने एक्सपर्ट्स थे वो हाथ देख के कुंडली बनाते थे। आपका हाथ देखा और आपकी कुंडली को स्थापित करा कि आपका ये ग्रह इस घर में है, ये ग्रह इस घर में है, ये ग्रह इस घर में है, और उसको इंटरप्रेट करते थे। इसीलिए इसको बोला गया बुक इज ऑन एस्ट्रोपॉमिस्ट्री, इसको बोला गया बुक इज ऑन एस्ट्रोपॉमिस्ट्री। और इसको समुद्रिक विद्या भी बोला गया, जो कि मिस्टिक है, जो समुद्र के तह, जैसे समुद्र का तला कोई नहीं जानता, वैसे ही इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा गहरी है। ठीक है। इसको अब हम बात करते हैं कि पराशरी, जिसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं आज की डेट में, पराशरी एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या, और लाल किताब में क्या फर्क है। इसको वैदिक लिख लीजिए और इसको लाल किताब लिख लीजिए। ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ। तो लाल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 12 घर, 12 साइन, 9 प्लैनेट। यहाँ पे भी 12 घर, 12 साइन, 9 प्लैनेट। यहाँ पे 27 नक्षत्र आते हैं, यहाँ पे कोई नक्षत्र को कंसिडर नहीं करा जाता। यहाँ पे हाउसेस फिक्स्ड हैं, यहाँ पे भी हाउसेस फिक्स्ड हैं। ठीक है। यहाँ पर साइन एंड प्लेनेट कीप ऑन मूविंग, यहाँ पे साइन, राशि और ग्रह ये घूमते रहते हैं, यानी कि एवरी 2 आवर्स लगन यहाँ पे बदल जाता है। हर 2 घंटे के बाद लगन चेंज हो जाता है। यानी कि अगर सुबह 10 बजे किसी का लगन राइज कर रहा था 7 नंबर विच इज लिब्रा, तो 2 घंटे के बाद यानी कि 12 बजे के बाद यहाँ लगन राइज क्या करेगा, 8 नंबर। ठीक है। उसके बाद 2 घंटे के बाद 2 बजे के आसपास लगन राइज करेगा 9 नंबर। फिर 2 घंटे बाद लगन राइज करेगा 4 बजे के आसपास, लगन राइज करेगा 10 नंबर। तो इस साइंस के अंदर लगन बदल रहा है। यहाँ पे लगन फिक्स्ड है, यहाँ पे राशि फिक्स्ड है। तो पहला हाउस लाल किताब के अंदर हमेशा क्या दिखाएगा, ये मेष राशि की कुंडली है। पहला हाउस क्या दिखाएगा, चाहे आपकी कुंडली है चाहे मेरी कुंडली है, यहाँ पे क्या लिखा होगा, मेष राशि, एरीज साइन लिखा होगा। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो राशि और हाउसेस फिक्स हो गए लाल किताब में, इसमें कुछ बदलाव नहीं है। अब घूम क्या रहा है यहाँ पे, प्लेनेट। हो सकता है मेरी मेष राशि में यहाँ पर चंद्रमा बैठा हो, आपकी मेष राशि में यहाँ पर गुरु बैठा हो, श्रीकांत जी की मेष राशि में कोई भी प्लेनेट ना बैठा हो, लेकिन कुंडली किसकी रहेगी, मेष राशि की ही रहेगी। लगन क्या रहेगा, मेष लगन ही रहेगा। पॉइंट क्लियर हुआ ये।
तो मतलब 10, तो 10 नंबर है शुरू किया आपने, हाँ इस हिसाब से बात करें, पर देखना सर, पड़ेगा ये शायद। लगन जो है, फर्स्ट हाउस इज लगन। हाँ, लगन फर्स्ट हो हाउस गया। में वैदिक कुंडली में मान लो, एक मैंने वैदिक कुंडली बनाई, मैं भी दिखाता हूँ आपको, दिखाऊंगा आगे, आपको हाँ समझ में ठीक है। आएगा कैसे दिखा रहा हूँ। ठीक है। साइन और प्लैनेट्स, यहाँ पे लगन हर 2 घंटे में बदल रहा है, यहाँ पे प्लैनेट प्लेस्ड एज पर हाउस प्लेसमेंट आर मूविंग एंड आर मूविंग। यहाँ पे अष्टक वर्गा योग एस्पेक्ट्स पढ़े जाते हैं, ये पराशरी के एस्पेक्ट है, यहाँ पे लाल किताब के एस्पेक्ट्स हैं। लाल किताब की दृष्टियां, जिसे आप दृष्टि बोलते हो, विजन, कि कौन सा ग्रह हम्म। कौन सी घर को देख रहा है, कौन से प्लेनेट को देख रहा है। तो लाल हाँ। किताब के अपने रूल्स हैं। ठीक है। यहाँ पर प्लैनेट्स के अलग रूल्स हैं। ठीक है। यहाँ पे अष्टक वर्ग और योगा पढ़े जाते हैं, यहाँ पे विंशोत्तरी दशा सिस्टम पढ़ा जाता है, यहाँ पे डिविजनल चार्ट पढ़ा जाता है माइक्रो एनालिसिस के लिए, यहाँ पे ट्रांजिट पढ़ा जाता है, यहाँ पे 35 साला चक्र, वर्षफल, मंथली और डेली चार्ट्स पढ़े जाते हैं, और स्पेशल एक्सेप्शंस पढ़े जाते हैं। ठीक है। ये ब्रॉड ब्रॉड वैदिक का और लाल किताब के बीच का एक फर्क है। पॉइंट क्लियर हुआ ये? श्रीकांत जी, ऑल ओके, क्लियर है? ओके। अब मान लीजिए जैसे आपको मैंने समझाया, ये कौन सी कुंडली है मेरी, जो 10 नंबर लिखा है यहाँ पे, ये है मेरी वैदिक कुंडली, ये मेरी वैदिक कुंडली है। ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, ये मैंने वैदिक कुंडली यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, 10 साइन, 10 नंबर साइन, विच हाँ मीन्स ठीक। लगन क्या हो गया, मेष लगन राशि। राशि क्या हो गई, 10, विच इज कैप्रिकॉर्न। लेकिन जब हमें इसी चार्ट की लाल किताब कुंडली खड़ी करनी है, तो यहाँ पे साइन क्या आ गया, मेष, और ये चंद्रमा मेष। यहीं रहा, जो चंद्रमा है वो यहीं रहा, ग्रह इज हाँ। प्लेस्ड, so ग्रह हैज नॉट मूव टू 10 नंबर, इट इज स्टेड हेयर ओनली। राशि बदल गई, राशि क्या आ हम्म। गई, लाल किताब की सारी कुंडली 1 नंबर से ही स्टार्ट होगी जब भी अच्छा। बनाओगे आप। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे थे, चंद्रमा कौन सा है, मकर लगन का, मकर की राशि का चंद्रमा है। यहाँ चंद्रमा कौन सा आ रहा है, मेष की राशि का चंद्रमा, मेष राशि। मेष की राशि। ठीक है। एरीज, चंद्रमा यहाँ पे लाल की वैदिक के हिसाब से मून इज इन कैप्रिकॉन साइन, बट लाल किताब के हिसाब से, एलके के हिसाब से क्या है, मून इज इन एरीज साइन। समझ में आया फर्क? ठीक है। चलिए, अब मुझे, सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो। जैसे सर अभी आपने ये बता दिया है, जैसे अब मेरी, मान लीजिए मेरी कुंडली है, मेरी कन्या लगन की कुंडली होगी। 1 मिनट रुको, आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, आप ही के एग्जांपल से लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझा जाएगा तो फिर दिक्कत आ सकती है। ओ। ठीक है। श्रीकांत जी अपनी कुंडली बोलिए। कन्या लगन से। कन्या लगन, कन्या लगन की कुंडली में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट बोल दीजिए। 5th हाउस में सर केतु। 1 मिनट। 5th हाउस में केतु। ओके। 7th हाउस में सर मून। ओके। 9th हाउस में सन। ओके। 10th हाउस में सर वीनस एंड मरकरी। वीनस और मरकरी। ओके। 11th हाउस में सर राहु। 11th हाउस में राहु। एंड 12th हाउस में सर जुपिटर। जुपिटर। ओके। सारे प्लैनेट्स हो गए कवर, शनि कहाँ है, मार्स एंड सैटर्न। मार्स एंड सैटर्न कहाँ है, 12th हाउस। जुपिटर के साथ ही, जी। मंगल और शनि जुपिटर के साथ है। ठीक है।
अब हमने लाल किताब की कुंडली खड़ी करनी है। हमारी कुंडली किससे स्टार्ट होगी? मेष राशि से। फर्स्ट हाउस। मेष राशि से, ठीक है। एरीज साइन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपका क्या आ गया यहाँ पे? मंगल, शनि और जुपिटर यहाँ आ गए। राहु यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद वीनस और मरकरी यहाँ आ गए, ठीक है। उसके बाद केतु यहाँ आ गया। मून यहाँ आ गया, ठीक है। और कुछ रह गया? सूर्य। सूर्य यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा? अब हमने क्या बोला कि जो मंगल सिंह राशि का था, या जुपिटर सिंह राशि का था, या शनि सिंह राशि का था, वो किसका बन गया? मीन राशि का। 12 नंबर साइन इज पाइसिस, 5 इज लियो। So instead of calling in लाल किताब, what we will say, मंगल इज इन पाइसिस साइन, इन 12 नंबर घर में है। खाना नंबर 12। मंगल को क्या बोला गया? इन घरों को क्या बोला जाता है लाल किताब में? खाना, ठीक है। मंग समझ में आई बात? पॉइंट क्लियर हुआ श्रीकांत जी? तो यहाँ यानी इसका राशि से कोई मतलब नहीं है, इसका स्थान राशि से से कोई मतलब है। मतलब नहीं है। राशि हमारी स्टैंडर्ड हमेशा यही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका यहाँ स्थान से मतलब हुआ, राशि से कोई स्थान से मतलब ना मतलब, हुआ। प्लेसमेंट से मतलब हुआ। लेकिन कौन सा कुंडली ग्रह सबसे कौन पहले, सी, वो ग्रहों की प्लेसमेंट पे काम करता है। कुंडली हमें सबसे पहले पंचांग के अनुसार ही बनानी पड़ेगी, लगन तेज नहीं देख नहीं, कर। पंचांग पहले आपकी, आपने सिंपल वैदिक कुंडली को कन्वर्ट करना है मेष राशि की कुंडली में, और जो प्लेनेट जिस हाउस में लिखा है उसको वहीं लिख दो, खत्म। जी। प्लेनेट का हाउस नहीं बदलेगा, राशि पलटेगी बस, काफी बढ़िया। ठीक है। समझ में पहले आ वह गया? कुंडली बनेगी बनेगी। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपको कुंडली वे बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको किसी को कुंडली पता है, आप उसे बोलो जी आप अपनी कुंडली बताओ। वो बोलता नहीं मेरे ये प्लेनेट, मेरा ये लगन है। आप उसकी चुपचाप वो वैदिक कुंडली लिख लो, और यहाँ पे मेष लगन की कुंडली बनाकर प्लेनेट की प्लेसमेंट्स उन हाउसेस के अंदर कर दो। हाउस प्लैनेट्स अपने हाउसेस नहीं छोड़ेंगे मेन कुंडली वाले। सिर्फ राशि पलट रही है। 5 नंबर की जगह 12 नंबर राशि आएगी यहाँ पर। 6 नंबर की जगह 1 नंबर राशि आएगी, हम्म। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब वो स्टैंडर्ड है वैदिक में भी, उसकी ये भी स्टैंडर्ड है आजकल लाल किताब। वैदिक के अंदर तो सर लगन पलटता रहता है हर 2 घंटे के बाद। अगर आप का अभी का लगन देखोगे और अभी से 2 घंटे बाद लगन देखोगे, तो हाउस नंबर 1 के अंदर साइन बदल जाएगा। हाँ, वो बदलेगा, लेकिन नंबर्स तो वही यहाँ है। पर, यहाँ नंबर बदल गया, साइन बदलने का मतलब है नंबर बदल गया। हर राशि का एक नंबर है। पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इस तरीके से। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ठीक है। 2 घंटे अभी ये चल रही है, 2 घंटे के बाद ये राशि चलेगी, फिर ये राशि चलेगी, फिर ये बदलेगा चलेगी। लेकिन लाल किताब के अंदर राशि यही रहती है, बस। ठीक है। ये बेसिक मत भूलिएगा। पॉइंट क्लियर हुआ है? हाँ, हमें अभी तो ये पता चलना पहले कि राशि कौन कौन सा राशि किस में बैठे हैं, नंबर वन में कौन सा राशि पहले है, नंबर आपकी टू। नंबर 1 में हमेशा लाल किताब में यही राशि रहेगी। आपको सिर्फ वैदिक कुंडली पता होनी चाहिए बंदे की, कि उसके हम्म। प्लैनेट्स कौन कौन से घरों में बैठे हैं। जो प्लैनेट बस। जिस घर में बैठा है उस घर में उसको बैठा दो, सिंपल। तो आपकी लाल किताब की कुंडली रेडी होगी। राशि मतलब वो जो साइन, मंगल और साइन जो साइन सनशाइन। है, ठीक है ना। ये साइन, हाँ, ये राशि है, दिस इज नॉट हाउस नंबर, दिस इज राशि नंबर। राशि नंबर तो उसका राशि का कौन सा है वो अपने मिथुन राशि। ये राशि क्या मेष। होगी? एरीज राशि, मेष राशि। मेष ये राशि तो मिथुन वह। राशि, ये टॉरस वृषभ है, ये कर्क है, ये सिंह है, ये कन्या है, ये तुला है, ये वृश्चिक है, ये धनु है, ये मकर है, ये कुंभ है, ये मीन राशि है। इंग्लिश में तो ये। बोलेंगे तो एरीज, हाँ। एरीज, सेकंड इज टॉरस,
थर्ड इज जेमिनाई, फोर्थ इज कैंसर, फिफ्थ इज लियो, सिक्स्थ इज वर्गो, सेवंथ इज लिब्रा, एट इज स्कॉर्पियो, 10 is 8 9 9 is Sagittarius, yes, 10 is Capricorn, 11 is Aquarius, and 12 is Pisces. ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो अजय जी, दोनों के बीच सेम है ना, राशि का नाम वही रहता है, राशि का नाम नहीं बदलता, ना, वही रहेगा। प्लेसमेंट हाँ, बदलती है बस। प्लेसमेंट बदलेगी, बट वो नंबर वन इस पे, नंबर वन प्लेसमेंट नीचे है वैदिक में, मतलब स्टिल इट इज एरिस। सर कोई भी लाल किताब का चार्ट बनेगा, वो एरीज साइन से ही शुरू होगा। हो जाइए, आप दैट्स भी इट एरीज फिर। साइन के व्यक्ति हो, मैं भी एरीज साइन का व्यक्ति हूँ, अजय जी हम्म, भी, श्रीकांत जी भी एरीज साइन के व्यक्ति हैं। लेकिन हमारे एरीज साइन में किस तरह का प्लैनेट इंटरेक्शन है, वो हाँ, बताएगा कि हमारी पर्सनैलिटी पे किस किस चीज का प्रभाव आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अभी समझ में आ गया। घर को एक जमीन बोला गया, ठीक है, घर को क्या बोला गया लाल किताब में? ये जमीन है। इस जमीन पे किसी प्लेनेट को मकान बनाने का राइट है। यानी कि आपकी जमीन पे आपका सबसे अच्छा मित्र आके घर बना सकता है, लेकिन आप अपने दुश्मन को अपने घर के ऊपर जमीन में काम नहीं करने देते। अगर वो घर पे आके मकान बनाता है, वो कुछ करने की कोशिश करता है, मतलब कि वहां प्लेनेट वो आ जाता है जिसको आप पसंद नहीं करते, ऐसा व्यक्ति हम्म जिसको आप पसंद नहीं करते वो आपके घर चाय पीने आ गया, तो आप चाय भी अच्छी नहीं बनाओगे और उसके साथ ज्यादा देर बैठोगे भी नहीं, तो आप भी अनकंफर्टेबल और वो भी अनकंफर्टेबल। हाँ, ये ही प्लैनेट्स की स्टडी है कि कौन किसको कंफर्टेबल कर रहा है और कौन किसको अनकंफर्टेबल कर रहा है, आम आदमी की भाषा में। हम्म ठीक है, हु इज वेलकमिंग whom? You don't welcome your enemy, you don't welcome someone whom you don't like, या, but if by virtue he comes over there और आपको अपने घर में उसको आके वो बैठ ही गया, मिल ही गया, तो बस, अब आपके लिए वो पीरियड जब तक वो वहां बैठा रहेगा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। सही बात। इसी एनालिसिस को प्रिडिक्शन करना कहते हैं। ठीक है, मैंने ठीक बहुत है। सिंपल लैंग्वेज में आपको एस्ट्रोलॉजी का क्रक्स बताया है। या, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर हाउस के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, तो हम लाल किताब की कुंडली में 9वें घर से किसी भी चीज को शुरू करते हैं। लाल किताब आपको बताती है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जब आपका जन्म होता है तो आदमी कहता है कि हर इंसान अपने हाथ में अपनी किस्मत लेके आता है, अपने हाथ में अपनी किस्मत लेके आता है। और जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, उसकी हम्म, मुट्ठी बंद होती है। तो वो कहते हैं, गाना था ना कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी हाँ, में है तकदीर हमारी। तो इसका मतलब क्या है कि आदमी की किस्मत आदमी के अपने हाथ में है। हाथ मीन्स अ टूल एन ऑर्गन विच बिलीव्स इन कर्मास। हम अपने कर्मों से उसी तकदीर को या तो बनाते हैं या बिगाड़ देते हैं, और वो कर्म पिछले जन्म के कर्मों से रिलेटेड हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में, इस जीवन में कभी कभी हमने कुछ गलत नहीं किया होता, लेकिन हमें फिर भी स्ट्रगल मिलती है, डिफिकल्टी मिलती है, टफ पीरियड मिलता है। सो नाइन्थ हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाल किताब। लाल किताब, नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ डेस्टिनी। सो नाइन्थ हाउस, ये हाउस है, दिस इज नाइन्थ हाउस। अच्छा, नाइन्थ यहाँ क्या लिखा हाउस। है? फॉर्चून, डेस्टिनी। नाइन्थ का हाउस अगर आपका अच्छा होगा, शुद्ध होगा, किस्मत अच्छी होगी आपकी, तो आपका फॉर्चून अच्छा होगा, आपकी किस्मत अच्छी होगी, आपको प्रोस्पेरिटी मिलती है।
आपको फादर और अपने गुरुओं और अपने सुपीरियर्स का सपोर्ट मिलता है। नोवा घर आपकी लंबी यात्रा, उच्च कोटि की एजुकेशन, हम्म। गॉड बिलीव, आपकी प्राणवायु का कारक है, जो हमें एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी जो मिल रही है। अगर किसी का 9th हाउस दूषित होगा तो उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी वीक होगी। ठीक है। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका फेम, आपके दादा से आपको मिलने वाला प्यार, ये सब चीजें, आपके भाइयों का आपके साथ अच्छा हैप्पीनेस, ये सब भी, आप किसी की प्रमोशन होगी या नहीं होगी, कोई अपनी लाइफ में कितना स्टेबल रहेगा, ये 9th हाउस डिसाइड करेगा। ठीक है। तो उसपे कोई प्लैनेट पोजीशन कौन सा वो भी अच्छा, वो हम डिटरमिन। करेंगे, वो हम करेंगे, वो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कैसे। अभी तो मैं आपको एक बेस दे रहा हूँ। अच्छा। लाइफ हमें जब हम पढ़ाते हैं तो हमें तीन तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं। तीन तरह के स्टूडेंट्स। पहला वो स्टूडेंट आपकी तरह, जिसने हमें कुछ नहीं पहले पढ़ा हुआ, बिल्कुल रॉ ब्लैंक स्लेट की तरह वो इस क्लास में आया है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि उसको हर तरह का फंडामेंटल क्लियर कराया जाएगा। ठीक है। दूसरा वो व्यक्ति जिसने लाल किताब की थोड़ी बहुत पढ़ाई करी हुई है, लेकिन वो उसको और प्रैक्टिकल वे के अंदर समझना चाहता है या यूज करना चाहता है। तीसरा वैसा स्टूडेंट जो ऑलरेडी हमसे पढ़ चुका है, जैसे श्री कॉस्मिक के स्टूडेंट हैं श्रीकांत जी। तो अभी बाई चांस हमारे बीच में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने लाल किताब पहले से पढ़ी हो। वो हमारे पास स्टूडेंट है, या तो उसने श्री कॉस्मिक से पढ़ाई करी है, तो वो हमारे पढ़ाने के तरीके को समझता है। ठीक है। कि हमारी अप्रोच कैसी है, मैं कैसे चीजों को ड्राइव करता हूँ या वर्ड्स। ठीक है। यू आर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग आवर वे ऑफ टीचिंग, और टीचिंग का। राइट, it can be a good experience, it can be an average, it can be bad also. It will all depend upon how you and I create that relation. जैसे एक अच्छे स्टूडेंट को टीचर की जरूरत है, एक टीचर को भी अच्छा स्टूडेंट की जरूरत है। अगर अच्छा स्टूडेंट नहीं मिलेगा तो एक अच्छा टीचर फेल हो जाता है। ठीक है। ये बुक जो है, ये आम आदमी की भाषा में, आम आदमी की भाषा और आम आदमी की जिंदगी को सुधारने का तरीका है। दिस इज अ बुक अबाउट करेक्शन ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मास। ये पेंडिंग कर्मा करेक्शन की बुक है। प्लीज राइट दिस, इट्स ए पेंडिंग कर्मा करेक्शन बुक, इट्स ए पास्ट लाइफ कर्मा करेक्शन बुक। इसकी टेक्निक्स हम अपने घर में पड़ी हुई चीजों से भी इसकी रेमेडीज कर सकते हैं। इसकी रेमेडीज इतनी सिंपल और इजी हैं कि उनकी इफेक्टिवनेस उतनी ही अच्छी है जितनी वो सिंपल है। ये एक होप देती है लाल किताब कि आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों को ठीक करके अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, पॉजिटिव एक्शंस को मैनिफेस्ट कर सकते हो, या बुरे वक्त को मैनेज कर सकते हो। ठीक है। आपको पॉजिटिव थॉट्स, हेल्पिंग एटीट्यूड, और ओवर क्रिटिकल ना होना खुद को लेकर। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो खुद को लेके, खुद की लाइफ को लेके बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पे क्रिटिकल हो जाते हैं, क्रिबिंग हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ में जब जब क्रिबिंग करोगे ज्यादा, तो आपकी लाइफ में डिलेज और डिफिकल्टीज बढ़ते चले जाएंगे। यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड दैट हम तीन जने जो यहाँ बैठे हैं, वो तीन वक्त का खाना और घूमना फिरना बिना ज्यादा सोचे अफोर्ड कर सकते हैं। सो वी आर अमंग दोज 5% पीपल जिनके पास सब तरीके की रिसोर्सेज हैं। सब तरीके के रिसोर्सेज हैं, हम किसी पे निर्भर नहीं है, हमें मांग के नहीं खाना पड़ रहा। तो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड दैट वे। जब भी आप कोई चीज लिखते हो, जब आप खुद नोट्स बनाते हो, तो आपका
मरकरी बुध ग्रह स्ट्रांग होता चले जाता है। इसलिए नोट्स खुद अपने हाथ से बनाना बहुत जरूरी है। पीपल हु डोंट हैव एन हैबिट ऑफ राइटिंग, दे आर एक्चुअली हैविंग अ वेरी वीक मरकरी इन देयर चार्ट। और जो लोग कहते हैं कि सर हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, उनका भी मरकरी वीक है। ये पहला सिम्टम है जो आपको बता देगा। अगर आपसे कोई बहुत ज्यादा बार बार नोट्स मांगे ना, तो ये मान लेना कि वो राहु वाला व्यक्ति है। उसको हर चीज इकट्ठी करनी है। राहु का काम है हर चीज को इकट्ठा करना, अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। करना मैंने, वो जुगाड़ू है। तो वो शॉर्टकट्स ढूंढता है। वो कहता है प्रिंटेड नोट्स मिल जाए। अगर आपको स्कूल में प्रिंटेड नोट्स मिले होते तो क्या आप स्कूल जाते? क्या आप टेस्ट देते? क्या आप क्लास वर्क या होमवर्क करते? शायद नहीं करते। इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है। सो इन मेरी क्लासेस में मैं जब जब जो जो पॉइंट्स बोलूंगा उनको जरूर लिखते रहिएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। जब भी आपको कोई कुंडली में आके प्रॉब्लम बोलेगा, तो वो प्रॉब्लम का 90% रियल प्रॉब्लम उसको खुद को भी नहीं पता होती कि मेरी प्रॉब्लम है क्या। एक आदमी बोलता है जी मेरे पास पैसा नहीं है, उसकी रियल प्रॉब्लम है कि उसको इज्जत नहीं मिल रही। उसकी रियल प्रॉब्लम है कि वो अपनी ही नजरों में गिर रहा है। वो एक स्टेटस क्रिएट करना चाहता है, वो एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है। तो प्रॉब्लम मनी को लगता है, उसको लगता है पैसा होगा तो मेरी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। बट उसकी प्रॉब्लम कुछ और है। उसको मैरिड लाइफ के अंदर वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। तो उसकी प्रॉब्लम पैसा नहीं है, उसकी प्रॉब्लम इज्जत है। तो हमें 90% लोग जो प्रॉब्लम्स लेके आएंगे आपके पास, उनको खुद को नहीं पता होता उनकी रियल प्रॉब्लम है क्या। ठीक है। लाल किताब जो है वो किस्मत के घर से स्टार्ट होती है। तो प्लीज राइट, 9th हाउस इज अबाउट डेस्टिनी, योर लीनिएज। आपके पिता का घर है, आपके परिवार का घर है, परिवार की ब्लेसिंग्स का घर है। आपके बच्चों को भी हम 9th हाउस के ब्लेसिंग के बिना आपको बच्चे नहीं होंगे। अगर 9th हाउस में ब्लेसिंग्स नहीं है तो आपको बच्चा होने में या बच्चों का सुख पाने में तकलीफ आएगी। 9th हाउस आपके खुद का बर्थ आपके हाथ में नहीं है। तो आपके बर्थ का कारण कौन है? आपके पिता। तो पिता के कर्म अच्छे होंगे तो ही घर में आप आए। आप क्या हो? उनकी ब्लेसिंग्स का आउटकम। उन्होंने जो ब्लेसिंग्स अपने कर्मास में कमाई आई, तो पिता हमने कहा 9th हाउस है। तो 9th हाउस इज हाउस ऑफ ब्लेसिंग फॉर चाइल्ड बर्थ। ये आपके बहन भाइयों से आपका प्यार बताता है, आपके सिबलिंग्स के साथ आपका प्यार बताता है। 9th हाउस आपका भाग्य है, भाग्य। मेष लगन की कुंडली लाल किताब में बनने का कारण है कि मेष लगन को श्री हरि विष्णु की कुंडली बोला गया। मेष लगन को श्री हरि विष्णु की कुंडली बोला गया, उनका वो साइन है। क्यों? इस साइन के अंदर सूर्य सबसे स्ट्रांग होता है, एंड सूर्य इज द प्लैनेट ऑफ अथॉरिटी। एनी पर्सन born in this earth, the first thing that he requires to create is an identity, जहां उसके पास कोई अथॉरिटी हो, कोई पावर हो, उसके वचन की कोई कीमत हो। वो आप कहते हो ना सर, मेरे जब आपको कहता है सर ये पेपर साइन कर दीजिए, आपके साइन के बिना काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर्टी बेचनी है, तो जब तक आप साइन नहीं करते प्रॉपर्टी के पेपर अथॉरिटी में जमा नहीं हो सकते। आप साइन नहीं करोगे तो गाड़ी बिकेगी नहीं, गाड़ी खरीदी नहीं जाएगी। तो आपके साइन के, आपके हस्ताक्षर की कीमत है। तो सन इज अथॉरिटी।
दैट इज वाई मेष इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राशि, और इसीलिए लाल किताब मेष राशि को सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता देती है। नौवां घर, 12 घर आदमी के 12 लाइफ के अलग अलग स्पैन्स को शो करते हैं। जो 12 भागों में बांटा गया, वो 12 घर आपके लाइफ के जन्म से लेकर मरण तक के सारे एक्टिविटीज को अंदर 12 हिस्सों में बांट दिया गया। 12 तरह के रूम्स क्रिएट कर दिए गए कि इस रूम में, जैसे रामायण में कैकई जब नाराज हो गई थी, कैकई को अपना वचन पूरा करना था, तो वो रुदाली रूप में चली गई थी कि मैं नाराज हो गई हूँ, पहले मेरे वचन पूरे करो, मेरे बेटे को राजा बनाओ और श्री राम को वनवास भेजो। तो वो कोप भवन में चली गई। तो यानी कि हमारे लाइफ में भी ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जहां हम अपनी बात को पूरा कराने के लिए अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स करते हैं, और इन्हीं एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर और रिश्तों को और एक्शंस को अलग अलग घरों में हम देखते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? 9th हाउस क्या एट्रीब्यूट्स लिखेंगे? 9th हाउस इज वेदांत। 9वां घर, आप देखोगे कोई भी लाल किताब पढ़ लीजिए, पहला जो चैप्टर होगा वो 9th हाउस का होगा या जुपिटर प्लेनेट का होगा, क्योंकि 9वें घर का 9th हाउस, 9th साइन सैगिटेरियस का मालिक कौन है? जुपिटर। सैगिटेरियस का मालिक कौन है? जुपिटर है। ठीक है, तो 9th हाउस से हम क्या देखते हैं? वेदांत देखते हैं, वैदिक ज्ञान। आप तो लिखते हैं। हाँ, प्लीज लिखिए। 9th हाउस अगर अच्छा होगा तो आदमी वेद का पढ़ना पढ़ाना, हायर एजुकेशन ले पाएगा। ज्योतिष को वेदों की आंख बोला गया। ज्योतिष, ज्योतिष का फुल फॉर्म क्या है? ज्योति प्लस ईश, ईश्वर की दिया हुआ ज्ञान। जब तक आपका हायर अवेकनिंग नहीं होती, जब तक आप इंटरनली अवेकन नहीं होते, तब तक आपके अंदर वो वैदिक ज्ञान नहीं आता, आपके अंदर स्पिरिचुअलिज्म नहीं आता। देर इज ए वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म। रिलीजन आपको बांटता है, स्पिरिचुअलिज्म आपको जोड़ता है। रिलीजन डिस्ट्रीब्यूट्स यू इनटू पीसेस एंड ग्रुप्स, स्पिरिचुअलिज्म बाइंड्स यू, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हैज ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज डिवाइन, डिविनिटी। तो 9th हाउस इज प्योर डिविनिटी, इज प्योर स्पिरिचुअलिज्म। ये आपके तीर्थ स्थान को रिप्रेजेंट करता है, आपकी तीर्थ यात्रा को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके घर में मंदिर को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर में जो टेम्पल है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। घर में मंदिर की केवल 2 जगहें स्थापित हो रखी हैं। एक दूसरा घर आपके टेम्पल को शो करता है, और एक 9वां घर, 9th हाउस। ठीक है, जितनी भी तीर्थ यात्राएं हैं वो 9वें घर से ही देखी जाएंगी। जब भी आप कहोगे कि सर मैं किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, किसी पिलग्रिमेज पे जा रहा हूँ, तो 9th हाउस एक्टिवेट होना जरूरी है। 9th हाउस के प्लैनेट्स कहीं ना कहीं एक्टिवेट होंगे या समय चल रहा होगा उनका, तभी आप तीर्थ यात्रा कर सकते हो। रूटीन में जो आप टेम्पल जाते हो वो दूसरे घर में जाते हो। 2nd हाउस आपकी कुंडली का दूसरा भाव। ठीक है, तो 1st हाउस इज लगन, 2nd हाउस ऑन योर एंटी क्लॉकवाइज साइड इज 2nd हाउस, दैट इज रिप्रेजेंटिंग टेम्पल। अगर किसी का भी 9वां भाव सोया हुआ होगा, या वहां कोई प्लेनेट नहीं होगा, या वहां किसी भी प्लेनेट की दृष्टि नहीं पहुंचती होगी, तो ऐसे आदमी को लाइफ में राइज करने में स्ट्रगल करनी पड़ती है। इफ 9th हाउस इज स्लीपिंग, वो बताऊंगा मैं कैसे स्लीप होता है। कोई भी भाव कब जागता है, कब स्लीप होता है, भाव को जगाने के तरीके क्या हैं, वो भी हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे कि कोई भाव अगर सो रहा है तो उसको जगाना कैसे है। ठीक है, 9th हाउस इज एन हाउस ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको लाइफ में कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आप उनको कितना एनकैश कर पाओगे, ये भी आपका 9वां भाव डिसाइड करेगा। आपके बॉस के साथ जॉब में, व्यापार में, आपके बॉसेस के साथ, आपकी अथॉरिटीज के साथ कैसे संबंध होने वाले हैं,
ये भी नौवां भाव डिसाइड करता है। तो आपकी रोजमर्रा की रूटीन के अंदर जो अथॉरिटीज आप यूज करोगे, आपके रिलेशन में कोई ईगो प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कहीं आप ईगो क्लैशेस में तो नहीं फंस जाओगे, कहीं आप फॉल्स पॉम्प एंड शो में तो नहीं फंस जाओगे। ये चीजें भी नाइन्थ हाउस बताएगा। नाइन्थ हाउस आपकी तरक्की का घर है, तो ये आपके प्रमोशन को भी शो करता है, ये आपके प्रमोशन को भी शो करता है, ये आपके हाईएस्ट एजुकेशन, एक्सपर्ट जिसे बोलते हैं, टॉप गुरु, टॉप एक्सपर्ट ऑफ एनीथिंग, उसको बनाने में नाइन्थ हाउस का रोल है। आपको गुरु किस तरह के मिलेंगे? ऐसा गुरु मिलेगा जिसको ज्ञान नहीं होगा, ऐसा गुरु मिलेगा जो आपको अपनी बात समझा नहीं पाएगा, ऐसा गुरु मिलेगा जिसके साथ आपको बार बार बात करना अच्छा लगेगा, ऐसा गुरु मिलेगा जो आपको हर बात के ऊपर डांटेगा या अपनी ईगो दिखाएगा। आपको गुरु कैसा मिलेगा, ये भी नाइन्थ हाउस डिसाइड करता है। आपके आपके आप एक टाइम पे एक ही गुरु को फॉलो करोगे या मल्टीपल गुरुज के फॉलो करोगे? कई लोग होते हैं, आज इससे पढ़ा, कल उससे पढ़ा, परसों इससे पढ़ा, वो गुरु बदलते रहते हैं, लेकिन एक्सपर्ट किसी भी चीज के नहीं बन पाते। तो ये भी नाइन्थ हाउस डिसाइड करता है। जब नाइन्थ हाउस डिस्टर्ब होता है, तो आदमी अपने गुरु के बारे में ही पीठ पीछे बुराइयां करना शुरू कर देता है, गुरु को ही पीठ पीछे बुरा बोलना शुरू कर देता है। नाइन्थ हाउस डिसाइड करता है कि बुढ़ापे में आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आपके साथ होंगे या नहीं होंगे, या उनके साथ आपका संबंध कैसा रहेगा, क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार पाएंगे या नहीं पाएंगे। ये आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपकी सोल स्ट्रेंथ, आपके फ्यूचर की किस्मत, आपके जन्म के बाद की किस्मत के बारे में बताता है। आपके अब जो किस्मत आगे आप भोगोगे, ठीक है। ये अगर आप 75% स्ट्रेंथ ऑफ नाइन्थ हाउस अगर आपको मिल रही है, तो आप सपोर्ट कर पाओगे दूसरों को। अगर आपको स्ट्रेंथ कम मिल रही है, 30% 40% मिल रही है, तो आपको दूसरों से सपोर्ट लेना पड़ेगा, आपको दूसरों का सपोर्ट चाहिए होगा, आप किसी को सपोर्ट कर नहीं पाओगे। तो नाइन्थ हाउस डिसाइड करता है कि आप दूसरों से मदद लेंगे या दूसरों की मदद करेंगे, ठीक है। किसी को भी कोई एनजीओ खोलना हो, कोई ट्रस्ट खोलना हो, कोई चैरिटेबल काम, कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलनी हो, तो नाइन्थ हाउस को देखिएगा सबसे पहले। नाइन्थ हाउस में उस साल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट आ रहे हैं तो वो साल में वो काम ना करें, लेकिन अगर वो अच्छे प्लैनेट्स आ रहे हैं तो उस साल में वो काम करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी आपको करनी है, नाइन्थ हाउस का शुभ होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको मेंटल अवेकनिंग चाहिए, मेंटल अवेकनिंग, आपके अपने बुद्धि अवेकन करनी है, तो आपको नाइन्थ हाउस चाहिए। ध्यान साधना करने के लिए नाइन्थ हाउस स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैरिटल ब्लिस, लंबी उम्र तक। कई लोग कहते हैं जी सर शादी हो गई है, आज ये 60-70 साल के ओल्ड एज के कपल बन गया, लेकिन इनका प्यार कम नहीं हुआ। दे हैव ए वेरी पैशनेट लविंग रिलेशनशिप। उसके लिए भी नाइन्थ हाउस का अच्छा होना जरूरी है। एक शादी होती है एडजस्टमेंट वाली, एक शादी होती है कॉम्प्रोमाइज वाली, एक शादी होती है जहाँ इतना प्यार होता है, पैशन होता है एक दूसरे के लिए कि वो अपने अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाते। ऐसी लाइफ जीने के लिए नाइन्थ हाउस का शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाइन्थ हाउस आपको बचपन में मिलने वाले प्यार को शो करता है। जो आपको बचपन में बड़ों छोटों का प्यार मिलता है, पड़ोसियों का प्यार मिलता है, सबका प्यार मिलता है, लाड मिलता है, सॉरी, अगर किसी का भी घर प्रॉपर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्रोपोर्शंस में है, गोल्डन रेशो के हिसाब से है, तो उसका घर, उसका नाइन्थ हाउस बहुत अच्छा है, उसका भाग्य स्थान बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी का टेढ़ा मेढ़ा घर बना हुआ है, कटा फटा बना है,
ट्रायंगुलर शेप में है, सर्कुलर शेप में है, तो वहां पर नाइन्थ हाउस खराब है। तो वहां नाइन्थ हाउस खराब है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। आपके हिप से लेकर नी तक का जो पोर्शन है वो नौवा घर है। हम- हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल जो है वो थाई मसल है। ठीक है, अगर किसी की थाई वीक हो जाए तो क्या, सॉरी मैं पानी पी के आया, एक मिनट, मेरे को लगा सम गप्स, पानी पी के आया, एक मिनट। तो आपके थाई जो है अगर कभी भी किसी की कमजोर होती है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका बुढ़ापा शुरू हो गया, उसकी ओल्ड एज शुरू हो गई। सो आपका नाइन्थ हाउस आपके बॉडी ऑर्गन्स, इस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। आपकी सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल स्ट्रेंथ, आपकी विरय शक्ति, आपकी एबिलिटी टू डू अ फिजिकल रिलेशनशिप, उसकी स्ट्रेंथ नाइन्थ हाउस में आपकी थाई से जुड़ी हुई है। और अगर वो वीक होगी तो आपको प्रॉब्लम, थाई वीक होगी तो ओल्ड एज स्टार्ट होगी। अगर ऐसा हो तो एक एक्सरसाइज आती है, ईगल एक्सरसाइज, ट्राई टू डू दैट। तो आदमी की विरय शक्ति इंप्रूव हो जाएगी उससे, आपकी सेंसुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगी उससे। ठीक है, आजकल यंग बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ अल्कोहल, बिकॉज ऑफ ड्रग्स, ये प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों की प्रॉब्लम, चाइल्ड की प्रॉब्लम हो रही है तो नाइन्थ हाउस से रिलेटेड रेमेडी करिए, तो चाइल्ड की ब्लेसिंग्स मिलती है। किसी भी तरीके की साधना, हवन, मंत्र जाप, ये सब चीजें नाइन्थ हाउस से रिलेटेड है। ठीक है, करियर में स्टेबिलिटी के लिए नाइन्थ हाउस का बहुत बड़ा रोल है। अगर नाइन्थ हाउस किसी का भी अफ्लिक्ट होगा तो आदमी का करियर स्टेबल नहीं रहेगा, आदमी का करियर स्टेबल नहीं रहेगा। अगर किसी का नाइन्थ हाउस अच्छा होगा तो उसको बाय वर्चू ही ऐसे बॉसेस मिलेंगे जो उसको सपोर्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करेंगे। तो नाइन्थ हाउस इतनी सारी चीजों को, आदमी के फादर से उसे सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा लाइफ में, वो फादर के साथ रह पाएगा नहीं रह पाएगा, फादर का प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये नाइन्थ हाउस पे करता है। नाइन्थ हाउस का जो मालिक है वो है जुपिटर। नाइन्थ हाउस का जो मालिक है वो कौन है? जुपिटर। ये जमीन भी इसकी है, और इस जमीन पे बना हुआ घर भी जुपिटर का ही है। तो उसका पूरा स्वामित्व, नाइन्थ हाउस का पूरा स्वामित्व किसके पास है? जुपिटर के पास है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हाउसेस को जमीन बोला गया, और इस पे प्लेनेट जिसकी स्ट्रेंथ है उसका मकान बना। तो नाइन्थ हाउस में जमीन भी जुपिटर की और मकान भी जुपिटर का बनेगा। तो यहाँ पे जब भी जुपिटर के दुश्मन आ जाते हैं तो नाइन्थ हाउस खराब हो जाता है। ये घर कभी भी दूषित नहीं होना चाहिए। लाल किताब में सबसे पहला प्लेनेट जो पढ़ाया जाता है वो जुपिटर ही है। वो ग्रह बृहस्पति ही है। उसको गुरु भी बोलते हैं, जुपिटर, बृहस्पति, गुरु एक ही बात है। ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो पहला ग्रह पढ़ाया जाता है उसको वो सूर्य है।
हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी सूर्य से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे और वहां पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी शुरू करते हैं पहले घर से। यहाँ पे लाल किताब शुरू हो रही है 9वें घर से। ठीक है। जुपिटर को एक ऐसा प्लैनेट बोला गया जिसको दो जहान की नॉलेज है, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड की भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की भी। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप यूनिवर्सल एनर्जी से लिंक करते हो। जब भी आप कहते हो कि ध्यान करो, कंसंट्रेट करो, साधना करो, तो आपका कनेक्शन अपर एनर्जी के साथ होता होता है। आपका क्राउन चक्र जो आपके बैक ऑफ द हेड पे है, जो आपके थाइमस ग्लैंड्स हैं, जब उनके अंदर प्रॉपर ब्रीदिंग पहुंचती है तो आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन रात के स्लीपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी जुपिटर ही ड्राइव करता है। ठीक है। जुपिटर की आंख यानी जुपिटर की दृष्टि जब भी पड़ेगी तो वो अमृत वर्षा करती है, वो ब्लेसिंग्स देती है, वो ब्लिस देती है। जब भी आप किसी से सीखते हैं कोई भी चीज और आप कहते हैं कि मैंने इस व्यक्ति से सीखा, तो प्लीज शो योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्सन एंड यू विल इंप्रूव योर जुपिटर। Gratitude is the best attitude for keeping ninth house progressive and nice. अगर कोई भी व्यक्ति अपने लिए लाल किताब लेता है तो उसको साफ सुथरा और एक ग्रंथ की तरह अपने घर में रखे, जैसे आप कोई भी वैदिक ग्रंथ रखते हैं, गीता या वेद। ठीक है। इस पर्टिकुलर कुंडली में, हर कुंडली में 6 भाव, एक कुंडली बनाई है। 5 मिनट बस श्रीकांत, 5 मिनट और। ठीक है। ओके। इस कुंडली में 9th हाउस प्योर किस्मत है, प्योरिटी है, गंगा जल है। ठीक है। मैं बात आज की क्लास अभी यहाँ रिस्ट्रिक्ट करूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप पहले एक बेसिक इसको समझो, जो आज का मैंने लेक्चर दिया आपको। आई वांट टू नो क्विकली, हाउ इज योर फर्स्ट कट एक्सपीरियंस अबाउट लाल किताब? अजय जी। या गुड सर, अब तो समझ में आने लगा धीरे धीरे से, एक एक। बट लैंग्वेज, आर यू एबल टू पिक अप द लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ? उसमें कोई प्रॉब्लम तो हाँ नहीं? हाँ, यस, नो प्रॉब्लम। मेन वो स्टार्टिंग में वो कैसे करना है, लग्न मेष राशि, वो इंग्लिश, और फिर वो अपना संस्कृत का लैंग दोनों लिख लिए, तो वो मेन चीज लग रहा है। वो आ जाएगा, हम कई बार इस चीज को बात रिपीट आता है जो करेंगे थ्रू हाउसेस। आउट द कोर्स, तो आपको वो याद हो जाएगा। या ठीक है। या मैंने जैसे अपना मेरा कुंडली स्टार्ट किया, फिर तो गुड गुड गुड। हर समझ में आ लोग, जाएगी। देखिए, अगर आप, सबसे बड़ी गलती या क्यूरियोसिटी इंसान को क्या होता है कि पहले मैं अपनी कुंडली के बारे में जान लूं। हम्म। मैं ये कहूंगा अपनी कुंडली मत देखिए, अच्छा। लर्न टू, आप सब्जेक्ट को समझो। अपनी कुंडली में सब्जेक्ट। तो आप पहुंच ही जाओगे, घूम घूम करके, हाँ, घूम मतलब करके वो पहुंच ही सब। जाओगे। लेकिन पहले कदम पे ही अगर आप अपनी कुंडली खोल लोगे तो आप फंडामेंटल्स नहीं समझ पाओगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। वेट फॉर 25-30 क्लास हो जाने दो, आपकी फिर कुंडली वो को भी बीच में बाद में एग्जाम्पल देखते की हैं। तरह ले लेंगे। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आई विल डी कोड योर कुंडली, डी कोड करना है तो वो कंसल्टेशन का पार्ट है, लेकिन हम्म। एक किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपकी कुंडली को एक रेफरेंस पॉइंट बना लेंगे। डिफरेंस पॉइंट ही है, दैट्स इट। हाँ। ठीक है ना।
आपके लिए क्या है, आप और लोगों की कुंडलियां लो जिनको आप और भी। जानते हो और हम नहीं जानते। हाँ, जो केस स्टडी और करे। जब हम उनकी केस स्टडी करेंगे आपकी लाई हाँ। हुई कुंडलियों की, तो आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा कि कौन सी चीज कहाँ से पकड़नी है। हम्म। ठीक है। उससे लाइफ आपकी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी हम्म। और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि ये सब्जेक्ट आपको रियली सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। ठीक है। तो कल मिलेंगे हम लोग 5 बजे। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बाय।